फ़िलहाल अभी कोई नहीं है। हमने बोला किसी को कि कोई बंदा आए और हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे। बाकी जो यहाँ का एयरपोर्ट है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है। मतलब जब हम लैंड किए ना तो यहाँ सिर्फ 2 फ्लाइटें और खड़ी थी, मतलब एक चाइना वालों की और एक इनकी जो लोकल है म्यांमार एयरलाइन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरी ट्रैवल सीरीज़ 9 कंट्रीज़ इन 30 डेज़ में। और जैसे कि आपको पता है, पिछले कई दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा हूं और कर रहा हूं कंट्रीज़ के बॉर्डर क्रॉस, और आप लोगों को बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस और शेयर कर रहा हूं कि आप लोग भी कैसे ये सब कर सकते हैं अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ मिले, और जो मैं पहले ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ वो भी आप तक पहुँचे, ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएँ और मेरी तरह इस तरह से ट्रैवल कर पाएँ। तो एनीवेज़ दोस्तों, पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा कि मैं हूँ कोलालमपुर मलेशिया में, और यहाँ मैं एक रात के लिए रुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोलालमपुर में ऑलरेडी आ चुका हूँ, और इस सीरीज़ में मैं कुछ मतलब वो आपके जो एक्सप्लोर वाला जो सीन होता है वो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये कंट्रीज़ में ऑलरेडी घूम चुका हूँ। और ये मेरी सीरीज़ में इन ब्लॉग्स का मेरा जो पूरा रीज़न है बनाने का वो ये है, ताकि अगर आप लोग भी ईज़िली बॉर्डर क्रॉस कर पाएँ और आप लोगों के साथ में वो सब चीज़ें शेयर कर पाऊँ। जब एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं मल्टीपल कंट्रीज़ ट्रैवल करने में एक अमाउंट ऑफ टाइम में, लाइक जैसे कि मेरा जो टारगेट है 25 से 30 दिन ट्रैवल करने का है, और ये मैं 8 से 9 कंट्रियों के बॉर्डर क्रॉस करने का टारगेट लेके निकला हूँ। और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे, जब मैं बैक टू बैक बॉर्डर्स क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, और एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर मैं क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा हूँ। तो एनीवेज़ दोस्तों, अभी मैं हूँ कोलालमपुर में, और जैसे मैंने आपको बताया था कोलालमपुर से मैं जाने वाले का प्लान कर रहा था किसी ऐसी कंट्री में जहाँ मैं ईज़िली जा सकूँ, और वीज़ा ऑन अराइवल हो या ई वीज़ा हो जो कि मुझे फास्ट मिल जाए, और फ़्लाइट्स भी ज़्यादा महंगी ना हो। तो दोस्तों, मतलब कल जब मैं पहुँचा था तो आराम से मैंने रिसर्च किया कि कहाँ की फ़्लाइट सस्ती मिल रही है जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए या ई वीज़ा मिल जाए ऑन द स्पॉट। तो ऑन द स्पॉट ई वीज़ा तो बहुत रेयर मिलता है कंट्रीज़ का, लाइक बाली का मिल जाता है, बट बाली में ऑलरेडी हो आया हूँ 3-4 दिन पहले, जो आपने देख ली थी वीडियोस। तो दोस्तों, सर्च करते करते फाइनली मेरे सामने एक फ़्लाइट आ गई थी, जो कि थी मलेशियन एयरलाइन की, कोलालमपुर से म्यांमार की। हाँ जी, म्यांमार, मतलब उसे कहते हैं बुरमा भी, तो म्यांमार बुरमा। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ म्यांमार में, और जो ये मैंने फ़्लाइट बुक की थी, ये बुक की थी लगभग 6,110 रुपये की। मतलब एक दिन पहले ये डील मिल रही थी गाइस, तो मैंने सोचा भाई छोड़ो, इसे बुक करो, इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज 6,110 में आपको खाना भी मिल रहा था, ब्रेकफास्ट, प्लस इसमें जो बैगेज था वो भी इंक्लूड था। हालांकि मुझे बैगेज की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल दे रहे थे, तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, आज जमा कर लेंगे अपना। मतलब नॉर्मली तो मैं कैरी करता हूँ अपने साथ हमेशा बैगेज, क्योंकि मेरे साथ मैं हैंड बैगेज वाली फ़्लाइट्स में ट्रैवल करता हूँ। बट एनीवेज़ आज मेरा बैगेज चेक इन में गया है, और आज मुझे मील भी मिलने वाली है फ़्लाइट में, तो भाई थोड़ा बढ़िया, मतलब थोड़ा लग्जरी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। बट एनीवेज़ 6,110 की मुझे टिकट मिली है, और जो कि करीब बात अगर हम वीज़ा की म्यांमार के, तो म्यांमार का जो वीज़ा है वो है ऑन अराइवल वीज़ा इंडियंस के लिए। तो मैंने सोचा भाई ये मतलब मुझे परफेक्ट कंट्री मिल रही है विज़िट करने की। और हालांकि मैं अब तक म्यांमार गया भी नहीं हूँ, बिकॉज जिन और कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ मैं ऑलमोस्ट हर कंट्री जा चुका हूँ। तो मैंने कहा भाई ये बिल्कुल बेस्ट पिक है अगर करना है मलेशिया से, बिकॉज अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते हैं म्यांमार या किसी और कंट्री से ट्रैवल करते हैं तो थोड़ी टिकट्स महंगी आती है। हाँ, थाईलैंड से भी सस्ती है, बट थाईलैंड उसके लिए मुझे पहले थाईलैंड जाना पड़ता, और थाईलैंड की फ़्लाइट भी महंगी थी मलेशिया से। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो निकलते हैं म्यांमार और आपको अपने साथ लेके चलते हैं। तो बाकी रही बात दोस्तों इमिग्रेशन की, तो मलेशिया इमिग्रेशन जो था वो बिल्कुल ईजी था। बट हाँ, इन्होंने मुझसे ये ज़रूर पूछा इस बार कि आप इंडिया कब जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने कोई टिकट या कोई प्रूफ नहीं मांगा, बट स्टिल मैंने उन्हें बोला कि मैं 10 से 15 दिन में इंडिया चला जाऊंगा, एंड दे सेड ओके। उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं मांगा। और हाँ, इन्होंने ये भी ज़रूर पूछा कि आपके पास वीज़ा है या आप वीज़ा लेने वाले हैं म्यांमार का। तो मैंने बोल दिया वो तो ई वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा है, तो मैं ऑन अराइवल लूँगा। तो दे सेड ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का यहाँ पे। और बाकी अब देखते हैं म्यांमार में क्या एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज आपको पता है म्यांमार में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो गवर्नमेंट और मिलिट्री की बेस पे, और मिलिट्री का वहाँ पर अभी पूरी पावर चल रही है और मिलिट्री द्वारा सब कुछ हैंडल किया जा रहा है। सो लेट्स सी वहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, सब कुछ स्मूथ रहता है, तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो अभी मैं हूँ कोलालमपुर एयरपोर्ट में, मेरी फ़्लाइट है 9:10 मलेशियन एयरलाइन, और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे। मतलब मेरे ख्याल 5 से 10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी।
तो बोर्डिंग करते हैं, अपनी फ़्लाइट पे बैठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है ब्रेकफास्ट पे। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ शॉट्स एयरपोर्ट के, और फ़्लाइट का जो फूड किस टाइप का ब्रेकफास्ट सर्व करती है मलेशियन एयरलाइन, वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। और इसके अलावा जब मैं पहुंचूंगा बुरमा मतलब म्यांमार में, तो वहाँ भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और वीज़ा ऑन अराइवल है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और उसका प्रोसेस मेरा कितना स्मूथ रहता है, उसकी जो फ़ीस है वो क्या है, वो सब कुछ मैं वहीं पहुंच के दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे ना जो सिक्योरिटी होता है ना, वो फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले होता है, मतलब एयरपोर्ट से पहले जस्ट आपके बैग स्कैन होते हैं। उसके बाद जब आप फ़्लाइट बोर्ड गेट पर जाओगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करेंगे आपके पूरा सामान, जो कि नॉर्मली इमिग्रेशन के बाद होता है दूसरे एयरपोर्ट्स पे। तो बड़ी अजीब सी चीज़ है मलेशिया एयरपोर्ट में। Nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, grooving on that west coast ride. फ़िलहाल मैं लैंड हो गया हूँ बुरमा म्यांमार में, और जो फ़्लाइट थी वो बढ़िया थी, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, खाना पीना बढ़िया हुआ जैसे मैंने आपको दिखाया था। बाकी अराइवल डिपार्चर कार्ड मैंने फ़िल कर दिया, वो एक छोटा सा कार्ड होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी एक बार मेरी बैग में पड़ा, बैग से निकाल के अभी मैं जा रहा हूँ वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ। तो ये है वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर है। यहाँ फ़िलहाल अभी कोई नहीं है, हमने बोला किसी को कि कोई बंदा आए और हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे। बाकी जो यहाँ का एयरपोर्ट है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है। मतलब जब हम लैंड किए ना, तो यहाँ सिर्फ 2 फ्लाइटें और खड़ी थी, मतलब एक चाइना वालों की और एक इनकी जो लोकल है म्यांमार एयरलाइन, वो खड़ी थी। तो बड़ा अजीब सा लगा एयरपोर्ट में, मतलब पहली बार मैंने कोई एयरपोर्ट देखा कि मतलब इतना सुनसान सा, इतना खाली सा था। तो ठीक है, अब लेते हैं वीज़ा ऑन अराइवल और आपको वीज़ा लेके आप बताते हैं कैसा रहा हमें एक्सपीरियंस। बाकी तो हमारी फ़्लाइट के बंदे ही अभी जो लैंड किए हैं, बाकी पूरा एयरपोर्ट खाली है। तो ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, बिकॉज वहाँ वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है जैसे आपको पता है, और हम रूल्स फॉलो करने में बिलीव करते हैं। तो ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं और आपको मिलते हैं और बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो कुछ इस हिसाब का वीज़ा अराइवल कार्ड है जो आपको भरना है, अराइवल एंड डिपार्चर कार्ड। इसमें फ़्लाइट नंबर, नाम और पासपोर्ट नंबर वगैरह भरना, नेशनलिटी भरनी है। डेट्स बहुत सिंपल सा है। ये देखो भाई, वीज़ा ऑन अराइवल में भी फ़िलहाल कोई नहीं है, और अभी जाके बंदा आया कोई। फ़िलहाल इमिग्रेशन से हम हो गए हैं फ्री, और कुछ इस टाइप का स्टिकर लगता है वीज़ा में, जैसे दिख रहा है, और इसके साथ आपको स्टैंप लगती है। तो गाइस, जो वीज़ा है मैं उसका बता देता हूँ आपको। वीज़ा की जो फ़ीस है वो 50 USD है, और आपको वो फॉर्म भरना है जो मैंने दिखाया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखिएगा अपनी रिटर्न टिकट और अपनी होटल बुकिंग उसमें लाइएगा, प्रिंट निकाल के लाइएगा, बिकॉज मेरे पास प्रिंट नहीं थे, बट इन्होंने मेरी फ़ोटो खींच के थोड़ा चला लिया काम रिक्वेस्ट करने पे, बट वो कह रहे थे कि ज़रूरत है। और मेरे अलावा 2 लोग खड़े थे जिनको वीज़ा ऑन अराइवल लिया था, कहीं चाइना चुना के थे, उन्होंने भी वो लगाए थे फ़ोटो स्टेट अपनी होटल बुकिंग और अपनी फ़्लाइट टिकट के। होटल बुकिंग मेरे पास थी, वैलिड थी, बिकॉज मुझे आना है कल, तो जब मैंने फ़्लाइट कराई थी वो भी करा ली थी। और जो मेरी एग्ज़िट है वो मैंने डमी लगा दी इंडिया वाली, हालांकि इन्होंने कोई PNR चेक नहीं किया तो काम चल गया, बट इसने मेरी फ़ोटो खींच ली थी वो फ़ोन से, बिकॉज वैसे से प्रिंट चाहिए थे। साथ में 2 फ़ोटोज़ चाहिए होंगी वीज़ा के लिए, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल में आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा। स्टिकर वीज़ा मिलने के बाद आपको इमिग्रेशन जाना है, इमिग्रेशन वाले आपको स्टैंप लगा देंगे उस वीज़ा के साथ, और आपकी एंट्री वैलिड हो जाएगी और आप एंट्री कर सकते हो। तो बस यही है, बाकी तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो फॉर्म है उसमें नाम वगैरह भरना होता है। वीज़ा वाला जो फॉर्म है जो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट आके मिलेगा, उसमें अपना आपको नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, प्लेस ऑफ इशू भरनी है, पासपोर्ट की एक्सपायरी, पासपोर्ट की अप्लाई डेट भरनी है, और अपने होटल का नाम वगैरह भरना। डेट्स बेसिक होता है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। साइन करने हैं, डेट्स सेट, यू आर गुड टू गो। तो इसके अलावा कोई तो ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी जो वीज़ा आपको दिखाया था मैंने, जो काउंटर था वहाँ 15 मिनट बाद बंदा आया, बंदा ही नहीं था कोई वहाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना उसका। अगर आप चले गए वहाँ बंदा नहीं तो किसी को बोल देना कि भाई बुला लो, बंदा कहाँ है। तो ठीक है, अभी मैं हो गया वहाँ से फ्री। बाकी इमिग्रेशन था बिल्कुल ईजी था, इन्होंने नहीं पूछा मैं वापस कब जाऊँगा, बट हाँ इन्होंने रिटर्न टिकट की फ़ोटो ले ली है, तो वो डमी दी है मैंने बाय द वे, और उन्हें चेक नहीं की। होटल बुकिंग मैंने की हुई थी, तो ऑब्वियसली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने रहना ही था, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो डमी टिकट लेके आना अगर आपका कोई प्लान नहीं है। बाकी आप मेरे ख्याल से 4-5 दिन से ज़्यादा यहाँ क्या ही करोगे यार, तो रिटर्न करा के ही आना, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि आपको बहुत लंबा रुकना है। तो बाकी आपके ऊपर है। बाकी इसके अलावा अब मैं यहाँ से निकलूँगा अपने होटल की तरफ। होटल में कैसे जाऊँगा और
किस तरह का जुगाड़ करता हूँ बस का, टैक्सी का, वो मुझे भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मेरा भी यहाँ फर्स्ट टाइम है। कोई मैंने रिसर्च नहीं किया, कोई होमवर्क नहीं किया यहाँ का। तो देखते हैं बाहर निकल के कैसे मैं बाहर जाता हूँ। बाकी जो इमिग्रेशन प्रोसेस था बहुत ईजी था, भीड़ भूड़ कुछ नहीं थी, खाली था। और एयरपोर्ट जो मैंने आपको पहले बताया है, बिल्कुल सन्नाटा एयरपोर्ट में, मतलब पूरे एयरपोर्ट में 2-3 फ्लाइट, तीसरी फ्लाइट हमारी थी, 2 फ्लाइट और खड़ी थी। तो भाई मैंने पहली बार इतना अजीब सा एयरपोर्ट देखा है, मतलब मुझे भी लग रहा था कि कहाँ आ गया मैं। बट एनीवेज लोग बड़े सही हैं, फ्रेंडली टाइप हैं, तो अभी तक तो एक्सपीरियंस बढ़िया है। तो अब निकलता हूँ मैं एयरपोर्ट से और देखता हूँ कैसे जाता हूँ अपने होटल। मेरा होटल शायद यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो देखेंगे कैसे निकलते हैं और आपको भी बताएंगे कि आप अगर आ रहे हो तो कैसे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट से और आगे की आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाकी दोस्तों बाहर आते ही ग्रैब का काउंटर है, तो देखते हैं ग्रैब ही बुक करते हैं यहाँ से अपने होटल के लिए, बिकॉज यहाँ तो अभी मुझे लगता नहीं कोई मेट्रो या एयरपोर्ट बस सर्विस है। तो टाइम बचाते हैं भाई, क्योंकि जब आप ट्रैवल करेंगे ना तो आप बहुत थक जाएंगे और कभी कभार फिर आपको पैसे खर्चने में भी मज़ा आएगा, जैसे मुझे आ रहा है ग्रैब पे। कल मैंने मंगवा ली है ग्रैब, बिकॉज बस थी यहाँ पे, बट बस की थोड़ी कन्फ्यूजन थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था और जिससे मैं पूछ रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था। बट वो कह रहा था आधे घंटे में आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ उतारेगी, उसे भी कुछ आइडिया नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा यार भाई वैसे मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ अभी पिछले 18-20 दिनों से, तो मैंने कहा नहीं ग्रैब कर लेते हैं। और जो ग्रैब मुझे पड़ी है वो पड़ी है 19,000 मलेशियन क्याप जो कुछ होती है इसकी जो करेंसी है। और अगर आप इंडिया से की बात करो तो मेरे ख्याल पड़ती है 700-800 रुपये की। बट मेरा जो होटल है वो 14 किलोमीटर है, तो आई थिंक ठीक है यार एयरपोर्ट के रेट के हिसाब से, मतलब एयरपोर्ट में सारी चीज़ें महंगी होती है एज़ यू नो। तो मेरी ग्रैब अभी आ रही है, ग्रैब में बैठते हैं, होटल चलते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर बसेस चाहिए बसेस मिल जाएंगी। आई गेस 30 से 35 मिनट बाद एक बस आ जाती है। तो ठीक है, मेरी ग्रैब आती है, ग्रैब में बैठते हैं। बाकी गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी पुरानी टाइप की है, देखो ऐसी सी, ये देखो थोड़े पुराने से मॉडल्स हैं। तो जैसी मेरी ग्रैब आती है, ग्रैब में बैठते हैं और निकलते हैं होटल के लिए। फिर दिखाते हैं आपको बुरमा की सड़कें और घुमाते हैं अपने साथ। एक बार होटल पहुंच के आपको होटल भी दिखाएंगे, क्योंकि होटल जो मैंने बुक किया है वो 4 स्टार बुक किया है, हालांकि इतना महंगा नहीं है। तो मैंने कहा कर लो यार, क्या दिक्कत है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, थोड़ा लग्जरी टाइप बुकिंग बनाई है, बिकॉज यहाँ हॉस्टल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो वाइट गाड़ी है, ये है मेरी गाड़ी जिसमें मैं जाने वाला हूँ अपने होटल। तो ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। भाई अभी हमारे हॉस्टल के चेक इन में थोड़ा टाइम था और होटल के सामने हमने देखा ये गन्ने का कार्ड, तो सोचा क्यों ना गन्ने का जूस पिया जाए। और ये जो जूस है ये 5,000 रुपये का है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश है। और बाकी गर्मी बहुत है भाई यहाँ पे। बाकी होटल के चेक इन में शायद उन्होंने बोला भी 1 घंटा लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना सामने स्ट्रीट फूड की कार्ड दिख रही थी, कुछ देखा जाए, और हमें गन्ने का रस मिल गया। तो आप आओगे तो आप भी पिएगा, यहाँ गन्ने का रस बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा, स्वादिष्ट। तो हेलो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने होटल के रूम और ये है मेरे होटल का रूम, जैसे भी आपको दिख रहा है। ये मैंने रूम जो बुक किया है ये मेक माई ट्रिप से बुक किया, लगभग 1700 से 1900 रुपये के बीच का पड़ा था ब्रेकफास्ट के साथ। तो आप भी देख सकते हैं, इसका नाम अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा होटल का। तो एनीवेज दोस्तों, मैं भी पहुंच गया हूँ म्यांमार में यंगून सिटी में, और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 5.5 करोड़, और यहाँ के जो मेन रिलीजन है वो है बुद्धिज्म, मतलब यहाँ आपको बुद्धिस्ट लोग बहुत मिलेंगे। और यही जब आप यहाँ पहुँचेंगे और आपको एयरपोर्ट पे भी या सड़कों पे भी जब आप टैक्सी लेंगे तो आपको मॉन्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ परसेंट यहाँ क्रिश्चियन भी है और बहुत ही छोटी सी मात्रा में मुस्लिम लोग भी है। तो इसके अलावा दोस्तों बाकी तो मैंने आपको वीज़ा वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी ऑब्वियसली कल या आज शाम को निकलेंगे यंगून की सड़कों पे और आपको घुमाएंगे अपने साथ और दिखाएंगे यहाँ के कुछ नज़ारे। और बाकी मैंने होटल का भी बता दिया, वीज़ा वगैरह का भी आपको सब कुछ बता दिया। बाकी जो मैंने करेंसी मैंने $50 यहाँ पर एक्सचेंज कराए हैं, बिकॉज कैब में यहाँ कार्ड नहीं चल रहा था, ग्रैब में पता नहीं कुछ एरर था। बाकी यहाँ ग्रैब बहुत अच्छी तरह वर्क करती है, तो आप ग्रैब ऐप डाउनलोड रखिएगा, बिकॉज जब मैंने ट्रैवल सीरीज शुरू की थी डे 1 से इंडिया से ही मैंने ग्रैब डाउनलोड कर ली थी और ग्रैब भी यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं आई अब तक जहाँ ग्रैब नहीं चल रही, तो यहाँ भी ग्रैब चलती है। बट हाँ, यहाँ वैसे मेरा कार्ड यूज़ हो रहा था क्रेडिट कार्ड ग्रैब में, बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मेरा यूज़ नहीं हुआ, तो मुझे कैश निकालना मतलब $50 चेंज कराने पड़ गए, जो कि आई गेस हो ही जाएंगे यूज़, नहीं तो जाते हुए चेंज करा लेंगे तो जहाँ पर भी यहाँ से इस कंट्री से निकलूंगा मैं। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अभी थोड़ी वो प्रॉब्लम चल रही है, सिविल वॉर टाइप, मतलब आर्मी और लोगों के बीच में यहाँ पर
प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज यहाँ पर सरकार आई थी जिसकी उसके बाद उस सरकार के जो प्रेसिडेंट बने थे उसको अरेस्ट कर लिया गया, और ऐसी प्रॉब्लम के बाद यहाँ पर उनको करके फोर्सफुली फिर से आर्मी का शासन लगा हुआ है। तो जिस वजह से यहाँ पर आपने देखी होगी पिछले कुछ दिनों में बहुत न्यूज़ आ रही थी, मतलब सिविल वॉर की और दंगे वगैरह की, वो देखेंगे। बाकी अभी तक मुझे ऐसा कुछ वेयर्ड फील तो हुआ नहीं है यहाँ, जब से आया हूँ बढ़िया चल रहा है सब कुछ, मतलब जो माहौल था सब चिल माहौल है, मतलब लोग भी बढ़िया, यहाँ के सारी शॉप्स वगैरह बाहर आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। और इसके अलावा भाई यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप बैन है। जी हाँ, यहाँ बिल्कुल बैन है। अभी तक यहाँ पर वो बैन चल रहा है, मेरे ख्याल 2 साल या 1.5 साल हो गए हैं वो बैन को, जब से ये दंगे वगैरह शुरू हुए थे तब से वो बैन कर दिया गया था, और अब तक वो बैन है। और ये इसलिए किया ताकि यहाँ की जो उस टाइम जो यहाँ की वीडियोज़ वगैरह थी वो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में ना पहुँचे, जैसे यूएस वगैरह में वो कुछ उनकी प्रॉब्लम चल रही थी आपस में यूएस से भी, तो जिस वजह से उन्होंने ये सब कुछ बैन कर दिया। तो हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो या तो कोई स्ट्रॉन्ग पहले से प्री परचेज करके आइए वीपीएन को, अगर आपने इंस्टाग्राम वगैरह चलाना है, और अगर अदरवाइज़ आपका काम चल सकता है तो आप चलाइए। वैसे यूट्यूब बढ़िया चल रहा है, इसके अलावा आप स्नैपचैट भी बढ़िया चल रहा है, बट फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ये सब यहाँ बैन है। तो फिलहाल मेरे पास वीपीएन नहीं है, मुझे भी नहीं पता मैं 2-3 दिन यहाँ कैसे निकालूंगा बिना इंस्टाग्राम के, बट चलो निकल जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, हमने तो वैसे भी घूमना फिरना है यहाँ। तो इसके अलावा दोस्तों अभी ये मैं करता हूँ ब्लॉग ख़त्म, इसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ की सड़कों पे, घूमेंगे फिरेंगे, और यहाँ का जो फेमस टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धिस्ट स्तूपा कहते हैं शायद टेम्पल को, वो भी आपको घुमाएंगे, और यहाँ की गलियाँ भी घुमाएंगे आपको अपने साथ, स्ट्रीट फूड वगैरह भी ट्राई करेंगे। तो ठीक है, अभी ये करते हैं ब्लॉग खत्म। बाकी आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वीडियो में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। आपको कोई भी आइटनरी में हेल्प चाहिए, ई वीज़ा में हेल्प चाहिए, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा भाई। तो डोंट वरी, मैसेज मी एनी टाइम, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी दूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग खत्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।